हेलो एमर्स, आज देखेंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में आगे के टॉपिक को। इससे पहले हम लोग देख रहे थे कि हाइब्रिडाइजेशन का कैसे हम लोग स्टेरिक नंबर निकालते हैं, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन नंबर या स्टेरिक नंबर, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि कोई जो भी सेंट्रल एटम है जिसने क्या किया, बॉन्ड फॉर्म किया है या ओवरलैपिंग की है अदर एटम के साथ, वो किस टाइप का ऑर्बिटल बनाता है, यानी हाइब्रिडाइजेशन के बाद किस तरीके का उसका ऑर्बिटल हो गया है। यानी एक्चुअल में हम लोग स्टैक नंबर से क्या पता करते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बात कर रहे होते हैं। ओके, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होता है, जो ये बता रहा होता है कि सेंट्रल एटम किस टाइप का ओवरलैपिंग करेगा। भाई हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या, पहले इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक बार रिवाइज कर लेते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन इसलिए किया जा रहा है, या ये कारण बना हाइब्रिडाइजेशन का कि जो ओवरलैपिंग हम करते हैं, केवल सिंपली अगर ओवरलैपिंग करते हैं, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते हैं, तो ओवरलैपिंग से नुकसान क्या हो रहा था कि जितने भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था या जितने भी ऑर्बिटल थे वो अलग अलग बॉन्ड स्ट्रेंथ वाले बनते थे, यानी अलग अलग ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग करते थे, और ओवरलैपिंग करने के बाद जो बॉन्ड बनता था उनकी अलग अलग बॉन्ड स्ट्रेंथ होती थी, अलग अलग बॉन्ड एनर्जी होती थी, सबके पास स्ट्रेंथ अलग, मतलब जितना भी एक एटम बनाता था बॉन्ड, वो उसका स्ट्रेंथ भी अलग होता था और एनर्जी भी अलग होती थी, और उसके साथ साथ शेप भी सबका अलग अलग होता था, जिससे हम पूरे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर सकते थे इजीली, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन से क्या फ़ायदा हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं, जो हमें क्या देता है, हमें सेम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी हर बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो सेम होगी, पहली बात। दूसरी बात, सेम शेप हम इजीली बना सकते हैं, है वो समझ में। जिससे किसी भी मॉलिक्यूल की आप बोल सकते हो जियोमेट्री जो होगी वो डिफाइंड होगी, है ना। जियोमेट्री की मॉलिक्यूल किस तरीके से होगा और मॉलिक्यूल किस तरीके से अरेंज होगा, ये सब कुछ हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब उसकी जियोमेट्री डिफाइंड होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन में होता ही है ये। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का निर्माण किया जाता है, या बनते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिनकी स्ट्रेंथ सेम होती है और शेप सेम होती है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक सेंट्रल एटम नाम डाला हुआ है, तो सेंट्रल एटम भी मैंने बताया था, सेंट्रल एटम जो एक्चुअल में मेन रोल निभा रहा होगा बॉन्ड बनाने में, ठीक है ना। वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है वो सेंट्रल एटम कहलाएगा, या उसकी संख्या सबसे कम होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, सेंट्रल एटम कहलाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझ पा रहे हैं ना जी, तो आपको पहले से डिफाइन करवा दिया गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो अगर उसमें दिक्कत आएगी तो फिर देखा जाएगा। ओके, तो फिलहाल में हम लोगों ने इतना पढ़ लिया था, और हम पढ़ रहे थे किसी भी क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की या किसी भी सेंट्रल एटम की जब वो ओवरलैपिंग करता है तो किस तरीके का क्या करता है, ऑर्बिटल निर्माण करता है उस नंबर को जानने की, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन नंबर। और हाइब्रिडाइजेशन नंबर से हमको क्या पता चलता है, इसी को हम लोग एक नाम दिया है स्टेरिक नंबर। ये वही चीज़ है, बस क्या है, नाम चेंज है। तो स्टेरिक नंबर बोलो या हाइब्रिडाइजेशन नंबर, इससे क्या पता चलता है कि एक जो सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम ने किस टाइप का हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार किया है। बात आपको और समझनी पड़ेगी। देखो, हाइब्रिडाइजेशन में सिंगल एक एटम ही क्या करता है, अपने ऑर्बिटल को क्या करता है, हाइब्रिडाइज्ड बनाता है, ठीक है ना। जितने हैं सब नहीं बनाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया केवल एक एटम करता है, और जब वो अपना ऑर्बिटल सही कर लेता है तो फिर जाके बाकी से क्या कर लेता है, इजीली ओवरलैपिंग कर लेता है। ऐसा नहीं कि सब बना के आएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे CH4 का एग्जांपल आप बार बार ले रहे हो, तो इसमें क्या आपने देखा हुआ है, इसमें हम लोगों ने देखा हुआ कि इसमें केवल और केवल कौन करता है हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन, हाइड्रोजन नहीं करके आता है समझ में, आई बस समझ में। तो यही चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, और वही चीज़ हम लोग समझ भी रहे थे। अब स्टेरिक नंबर फाइंड आउट कैसे किया जाता है, तो इसके भी मैंने दो तरीके बताए हैं, बाय स्ट्रक्चर, बाय फॉर्मूला। तो एक तो स्ट्रक्चर से और एक तो फॉर्मूला से।
और स्ट्रक्चर से कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका हम लोगों ने सिंपली लॉजिक लगाया था, क्या रूल था, कैसे स्टेरिक नंबर बनाएंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी एक जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम कितना सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पा रहा है, या सिंपल मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर देखो, सेंट्रल एटम से लेना देना ही नहीं है हमको, यहाँ पे सेंट्रल एटम फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। ओके, हम बस ये देखेंगे कि CH4 है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, यानी कैसे इसने बॉन्ड फॉर्म किया होगा, तो सिंपल सिंगल बॉन्ड फॉर्म किए होंगे, है ना। अब हम यहाँ से देखेंगे कि अगर इसने सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया है, तो अब हम चेक करेंगे कि इसमें जो ऑर्बिटल होंगे यानी किस तरीके से हाइब्रिडाइज्ड होंगे, यानी कौन से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ पे आए होंगे, किस टाइप का मीन्स क्या है, sp2 sp3 sp4 इस तरीके से। sp4 तो होता नहीं है, sp3d हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा, sp3d4 हो जाएगा, d3 हो जाएगा, आई बात समझ में। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास, सेंट्रल एटम के पास देखना है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही बात की गई थी कि नहीं की गई थी, और इस टाइप पे हम लोगों ने कई सारे निकाले थे, है ना। चलिए एक आध और देख लेते हैं, जैसे C2H4 इसको लेते हैं। C2H4 का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये रहा कार्बन, ये भी रहा कार्बन, और इस कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4, तो 1 2 3 4 हो गया 4। अब इस कार्बन के बारे में ध्यान से देखो, तो अब ये और ये कार्बन और क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना होगा, सिग्मा, यहाँ भी कौन सा, सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा। अच्छा, यहाँ पे क्या सिग्मा बना होगा, एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई, ठीक है ना। तो टोटल कितने सिग्मा बने हैं, टोटल कितने सिग्मा बने हैं, 5। क्या ये आप जो देख रहे हो, ये इतने सिग्मा हम काउंट करेंगे, कौन से काउंट करेंगे, आप यहीं पे कंफ्यूज होंगे, इसीलिए कह रहा हूँ यार। देखो इस कार्बन, इसमें एक ही कार्बन हम काउंट करेंगे, आया समझ में, इसमें कितने कार्बन काउंट करेंगे, एक, मेन एक ही तो कार्बन किया होगा, ये वाला कार्बन जैसे किया होगा सेम टू सेम, ये वाला भी कार्बन ही तो है, तो एक ही को हम देखेंगे। ये कार्बन इससे जुड़ने के लिए एक सिग्मा बनाया है, और 2 हाइड्रोजन से जुड़ने के लिए 2 सिग्मा बनाया है। अब मैं इसको भी काउंट करूं, अब देखो यही चीज कंफ्यूजन लेके आती कि यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो बहुत सारे सिग्मा हो गए, है ना। यानी आपको टोटल यहाँ पे 5 नजर आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, sp5, लेकिन ऐसा नहीं है, 5 होगा ही नहीं, काहे नहीं होगा, 5 स्टैक नंबर 7 तक हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। P में 3 तक जाएगा तो फिर D वाला आ जाएगा, लेकिन कार्बन में D आएगा नहीं, है ना, बात समझ में आ रहा, कार्बन D में थोड़ी ना जाएगा। पहला कंडीशन आप समझो मैंने क्यों किया, तुक्का नहीं मारना है। यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन 2 हाइड्रोजन से यहाँ पे जुड़ा, एक बात सिंपल समझो, इस कार्बन को अगर इस तरीके का बॉन्ड बनाना है, तो इस कार्बन को मतलब यहाँ पे 2 कार्बन लाने पड़ेंगे सबसे पहली बात। तो एक कार्बन जिस टाइप का बनाएगा, दूसरा वाला कार्बन भी उसी टाइप का बनाया हुआ है ना। एक कार्बन जिस टाइप का बनाया उसी टाइप से ये दूसरा वाला भी बना लिया है। मैं क्या देखूंगा, ये कार्बन ही तो मेरा सेंट्रल एटम है, मैं यही तो देखूंगा कि इस कार्बन ने अपने अंदर किस टाइप का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज किया है। तो कार्बन की अगर मैं बात करूं, तो इसको ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ना है और एक ठो कार्बन से जुड़ना है, गेम खत्म। तो अगर ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ना चाह रहा है तो इसको 2 सिग्मा बनाना पड़ेगा, और एक कार्बन से जुड़ना चाह रहा है तो एक सिग्मा और एक पाई बनाना पड़ेगा। क्या इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, कार्बन के पास ऑलरेडी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। दैट मीन्स यहाँ से क्लियर हो गया ये बात कि यहाँ पे टोटल कितना बनाएगा, ये 3, यानी इसका स्टेरिक नंबर क्या होगा, स्टेरिक नंबर हो जाएगा 3। 3 का मतलब पहला तो यस हो गया, एक मतलब एक तो यस में चला गया और दूठो पी में, तो क्या हो गया sp2। यानी यहाँ पे कार्बन ने किस टाइप का ऑर्बिटल तैयार किया है, sp2, यानी हाइब्रिडाइजेशन हुई है, किसके किसके बीच में हुई है, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में क्या किए हैं, इंटर मिक्सिंग। भाई यही तो होता है हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि ऑर्बिटल का इंटर मिक्सिंग होता है और उनको सेम शेप और सेम स्ट्रेंथ का बना दिया जाता है, ताकि एनर्जी क्या हो जाए सबके पास सेम, इंटर मिक्सिंग करके ऐसा किया जाता है। इसका मतलब यहाँ पे एक s सब सेल और 2 p सब सेल
का आपस में क्या हुआ है, इंटरमिक्सिंग हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। और देखिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, अभी फिर मैं बाय फॉर्मूला भी समझा रहा हूँ, फिर देखिए। देखिए जैसे हमारे पास आ गया SO3, तो SO3 की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखेंगे, सल्फर है, इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे, भाई स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो भाई स्ट्रक्चर ही देखेंगे, ये होगा। S ने सबके साथ डबल डबल बॉन्ड O के साथ बना लिया है, ओके। इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, ऐसी है। अच्छा पहले देखो, एक सिग्मा बनेगा, एक पाई बनेगा, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, क्लियर है, बन गया। कितने सिग्मा बनाए सेंट्रल एटम ने, भाई स्ट्रक्चर से हम क्या समझते हैं, भाई फार्मूला क्या होता है स्टैक नंबर निकालने का, यही ना होता है। कितने सिग्मा बॉन्ड उसने बनाए हैं, तो यहाँ पे बनाए हैं 3, प्लस इस सल्फर के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक को नहीं है एक को नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो गया। भाई सल्फर के पास कोई है, पहले चेक कर लो, वैसे ही नहीं करना है। सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं या नहीं, चेक करना पड़ेगा, आधे से ज़्यादा कंफ्यूज में चल रहे हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, देखो 1s2 2s2 2p 6 3s2 फिर 3p4, ये 10 10 6 16। चलो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो मेरा वैलेंस सेल यही तो होगा। अब मैं इसमें अगर बात करूँगा तो ये फुल फील्ड है, इसको अगर मैं बनाऊँगा तो 1 2 3, तो 1 2 3 और यहाँ पे क्या हो गया 4, ठीक है। इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर, कितने, 2 अनपेयर्ड है, और फिर 2 कितने हैं, क्या होंगे, 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, यानी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, 2 लोन पेयर है, इसका मतलब क्या होगा, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स क्या, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है। भाई NH3 लेते हो तुम लोग तो नाइट्रोजन के ऊपर 2 दर्शाते हो ना, अभी ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होता है तो इसके ऊपर 2 क्या दिखाते हैं ना, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और थोड़ा सा जाके याद करो कि ये किस फैमिली से आया हुआ है, ऑक्सीजन फैमिली से। ऑक्सीजन के पास अगर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो सल्फर के पास नहीं होगा 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, होगा कि नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ऐड करूंगा कि नहीं, सेंट्रल एटम के पास मेरे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। देखो भाई, ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, कितने हो गए, 2। क्वेश्चन में क्या कहा था कि इसने इसके साथ जुड़ने के लिए कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया है, 3, दिख रहा है बाई स्ट्रक्चर। और इस सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 2, है कि नहीं है। अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि हाइब्रिडाइजेशन में इससे क्या लेना देना है, भाई हम एस्टेरिक नंबर में तो निकालना है, यही तो देखेंगे कि फिर इंटरमिक्सिंग करके कैसे करेगा ये, आएगा समझ में, दूसरे से दूसरा काम निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब 3 + 2 कितना हो गया, 5 का मतलब sp3, भाई एक यहाँ पे 3 यहाँ पे, और फिर क्या हो जाएगा D2, नहीं सॉरी 1 होगा, sp3d बन गया, है या ना। किसका है ये, SO3 का, क्लियर है, अरे आना बोलो, ठीक। तो भाई स्ट्रक्चर आप सबको समझ में आ गया था, इससे पहले भी और अभी भी। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, है कोई कंफ्यूजन, नहीं है, चलिए नहीं है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बाई फार्मूला, स्टेरिक नंबर बाई फार्मूला। चलिए सबसे पहले फार्मूला निकालते हैं। स्टेरिक नंबर मतलब हाइब्रिडाइजेशन नंबर। सबसे पहले हमको क्या देखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम। पहली चीज हमको क्या देखना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस सेल में किसी भी एटम के, किसी भी एटम मतलब सेंट्रल एटम, प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम
नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है ना। सेंट्रल एटम के चारों ओर कितने एटम हैं, यानी किन किन से वो बॉन्ड बनाने जा रहा है, माइनस सेंट्रल एटम के ऊपर कोई चार्ज है, अगर है तो उस चार्ज को घटा देंगे, ठीक है, बाई टू और आपको मिल जाएगा स्टेरिक नंबर, ठीक है। ये चार्ज आपको पकड़ना पड़ेगा, यहाँ भी कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। जैसे मान लीजिएगा, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं अभी नॉर्मली एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि कार्बन पे -2 चार्ज है और कार्बन जो है वो 2 हाइड्रोजन मतलब 4 हाइड्रोजन से जुड़ गया है, ठीक है। -2 मैंने अपने मन से वैसे ही चूज किया, और कार्बन यानी सेंट्रल एटम मेरा कार्बन, उसके ऊपर कैसा चार्ज है, -2। अगर मैं इसमें देखूँ तो कार्बन के वैलेंस सेल में कितने होते हैं, 6 होते हैं, सॉरी 4 होते हैं, 4 होते हैं वैलेंस सेल में, 6 तो उसका पूरा का पूरा होता है। कितने सराउंडिंग एटम है, 4। अच्छा चार्ज कितना है, 2 है ना। देखो ये माइनस लगाऊंगा और चार्ज कैसा है, माइनस है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, -2, समझ में आ रही बात, बाई 2, 4 4 8 और ये माइनस माइनस प्लस 2, पूरे नीचे 2, 8 2 10/2 कट गया, ये क्या हो गया 5, यानी स्टेरिक नंबर क्या बन जाएगा यहाँ पे 5। आएगा समझ में। तो यहाँ पे कैसा है ये sp3d, क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज कर दो ये प्लस चार्ज है तो यहाँ पे प्लस चार्ज यूज करेंगे, तो 4 4 8 8 में से ये 2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा 6, 6/2 कट गया, ये क्या हो जाएगा 3, यानी मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 3, तो ये sp2 आंसर, ठीक है। तो चार्ज अगर पॉजिटिव तो माइनस होगा, निगेटिव तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब चलो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले किसका देखेंगे हम लोग, CH4 का ही देख लेते हैं, अभी देखा भी है। CH4 का अगर हम देखें तो नॉर्मली हम सबको पता है कि CH4 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्ट्रक्चर देखने की भी नहीं ज़रूरत है, वैसे भी चाहे तो हम देख सकते हैं। भाई देखो इसमें सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। अब मैं अगर स्ट्रक्चर बना के डिफाइन करूँ तो अच्छी बात, नहीं डिफाइन करता हूँ, विदाउट स्ट्रक्चर करता हूँ तो भी काम बन जाएगा। C 4 है, मतलब इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, मैंने लिख लिया। फिर प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने इससे जुड़े हुए हैं, 4। अच्छा आपको यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर कभी आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे लिखा होगा मोनोवैलेंट, ठीक है ना, मोनोवैलेंट। अब आप जानते हैं मोनोवैलेंट का मतलब क्या होता है? चलिए अभी आगे आगे समझ में आएगा। माइनस, क्या सेंट्रल एटम के ऊपर कोई चार्ज है, नहीं, तो क्या डाल दूंगा 0/2, 4 4 8 होगा, 0 घटाऊंगा कोई मतलब है नहीं, /2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 4, क्या आ गया 4, अब 4 का मतलब sp3, और अभी बाई स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने ऐसे ही तो देखा था, देखना 4 है, ये चारों सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं बनाया है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस कितना कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, 0, 4 + 0 4, तभी भी कितना आया था, sp3 आया था कि नहीं आया था, बाई फार्मूला देखो या बाई स्ट्रक्चर, बात एक ही है। चलो अगला देखते हैं, NH3। NH3 की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, कितने होते हैं 5, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस, वैलेंस लिखाता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, तो 5 ये हो गया, प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के चारों ओर कितने हैं, देखा जाए तो टोटल कितने हैं यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा 3 लिख दूंगा, माइनस नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज होता है, यहाँ पे कोई चार्ज नज़र आ रहा है नहीं, तो क्या है 0/2, 5 3 कितना हो गया 8/2, 2 से 8 कैंसिल, कितना आ गया 4, यानी फिर कितना बन गया यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। नाइट्रोजन के ऑर्बिटल जब इंटरमिक्सिंग किए हैं तो किस टाइप का ऑर्बिटल बना है, sp3, यानी कितने के इंटरमिक्सिंग हुई है, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। अच्छा और देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे देखा जाएगा तो जिनॉन एंड फ्लोरीन। अच्छा ये देखिए जिनॉन फ्लोराइड है, आप लोग जानते हैं ना, यहाँ पे क्या है जिनॉन फ्लोराइड, आपको पहले बताया था कि जो जिनॉन है
ये क्या करता है, जेनॉन बनाता है कंपाउंड, और यहाँ पे देखिए साक्षात नजर आ रहा है, ठीक है ना, जेनॉन फ्लोराइड। अगर मैं इसकी बात करूँ जेनॉन फ्लोराइड की, तो क्या होगा, ये रहा जेनॉन, ये 4 ठो फ्लोरीन के साथ क्या किया हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसे नजर आएगा। भाई फ्लोरीन एक्चुअल में क्या, अच्छा ये भी ध्यान दो, सेंट्रल एटम मेरा जीनॉन होगा, कैसे पता चल रहा है, सबसे पहली बात तो संख्या कम है ना, यहाँ से हम लोग अभी तक कर ले रहे हैं, अभी आगे हम 3-4 एटम और ऐड कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमको ये एक सिमिलर टाइप में रहेंगे, तब हम देखते हैं कैसे पता करते हैं। एक्चुअल में जीनॉन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम किसकी होती है, जेनॉन की, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, बहुत मतलब 0 के बराबर होती है। भाई ये कौन है, नॉवल गैसेस हैं। चलो यहाँ पे फटाफट देखो, जेनॉन की अगर बात करोगे फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो जेनॉन के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। भाई नॉवल गैस से आ रहा है, तो इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 8। कितने कितने एटम इसके चारों ओर हैं, 4, है ना। चार्ज कितना है जेनॉन के ऊपर, 0, पूरे नीचे 2, 8 4 12, 12 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 12 ही बचेगा, 2 से 12 काट दो, कितना आ गया, 6 आ गया। 6 का मतलब कितना, क्या हो गया, sp3d2, खत्म ना, sp3d2। अगला देख लीजिएगा ClF3, क्लोरीन और F3 का। इसमें देखो अब कौन सेंट्रल एटम है मेरा, अभी देखो हैलोजन हैलोजन आपस में जुड़ रहा है, यहाँ पे नॉवल गैस और हैलोजन का देखे है मिक्सिंग। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, हैलोजन और हैलोजन का मिक्स, मतलब आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। अब इसमें देखो, इसमें खेल एक्चुअल में कहाँ से चल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है, क्लोरीन की एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, ठीक है। चलो देखो, अब ये क्लोरीन क्या करेगा, इसके साथ 3 बॉन्ड बना लिया, यही तो लग रहा होगा। क्लोरीन पे कोई चार्ज तो अभी आएगा नहीं, वैसे क्लोरीन को करना ऐसे नहीं चाहिए था, लेकिन क्लोरीन ने 3 बनाए हुए हैं, किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, सिंपल इसको हटाते हैं, क्लोरीन के बायकोस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। कितने सराउंडिंग एटम इसके पास हैं, 3, पूरे नीचे 2, कोई चार्ज नज़र आ नहीं रहा है, छोड़ देंगे, तो 10/2 यानी कितना हो गया, 5। क्या बना देगा ये, sp3d, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। यहाँ से एक चीज़ें पकड़ते जाओ कि डी वाला आया है, डी वाला इसलिए आया है क्योंकि ये सब लोग डी ऑर्बिटल को लेके बैठे होंगे, है ना। ये सब लोग कहीं ना कहीं किस पीरियड में आ रहे हैं, 3rd पीरियड में आ रहे होंगे, या थर्ड पीरियड के बाद आ रहे होंगे। 3rd पीरियड से मतलब 2nd पीरियड में बिलोंग नहीं कर रहा है, 2nd पीरियड में है कोई, 2nd पीरियड में कोई है, कौन है बताइए भाई, सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूँ, कोई सेकंड पीरियड में नहीं आ रहा, सब 3rd पीरियड में, क्लोरीन 3rd पीरियड में आता है, जेनॉन बहुत ज़्यादा वाले पीरियड में आता है, छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, और आगे अगर हम बात करेंगे H2O का देखेंगे, H2O की अगर मैं बात करूं, तो ऑक्सीजन, मतलब सिंपल समझो, इसमें कौन है मेरा मेन, यही है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, 6, है ना, 6 होते हैं, प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम इससे कितने जुड़े हुए हैं, 2। चार्ज इतना इसके ऊपर कोई है, नहीं है, पूरे नीचे 2, 6 2 8, 8/2। अब ये कट गया, कितना हो गया, 4। अब 4 का मतलब sp3। अच्छा भाई स्ट्रक्चर भी तो ऐसे बना था, है ना। अब देखना, हाइड्रोजन 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए, 2 सिग्मा बॉन्ड लिख दिया, सिग्मा बॉन्ड का नंबर 2। प्लस करना होता है कि कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो वो 2 जोड़ देते हैं, इसलिए 2 2 कितना हो गया, 4, और फिर sp3 हो गया। बाय स्ट्रक्चर बाय फार्मूला सब समझ में आ गया। और देख लेते हैं, वैसे कि कोई चार्ज वाला नहीं देखा गया, चलिए देखिएगा PCl5 का देखते हैं, PCl5, तो यहाँ पे कौन है ये, फास्फोरस का अगर देखा जाए तो वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, किसकी फैमिली से बिलोंग कर रही है, नाइट्रोजन के फैमिली से आता है। नाइट्रोजन की फैमिली के अंदर, नाइट्रोजन के अंदर कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन थे, 5, तो इसके में कितने होंगे, 5, बात खत्म। इसीलिए तो 5 तो क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, सिंपल बात, 5।
कितने लोगों से जुड़ा हुआ है 5, कोई चार्ज है नहीं, कोई चार्ज नहीं, पूरे नीचे 4 ऐसा 2, 5 5 10/2 कैंसिल, कितना बच गया 5 हो गया है ना। 5 होने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया sp3d हो गया। ठीक, और देखो इसको ख़त्म करो। अभी इसी PCl4 पे प्लस चार्ज हो सकता है क्या, PCl4 पे प्लस चार्ज हो सकता है, यस और नो। चलो ठीक है देख लेते हैं। PCl4 पे प्लस चार्ज अगर मैंने कर दिया तो यहाँ पे ध्यान दो, PCl4 पे प्लस चार्ज नहीं हो सकता, माइनस चार्ज होगा। इसका रीज़न बताइए सर। इसका रीज़न बता रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्लोरीन 5, इसको चाहिए कितनी, इसकी टेंडेंसी कितनी है 5 लोगों से जुड़ने की। हम कितने लोगों से जुड़ रहे हैं 4, तो एक बच जाएगा ना इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो माइनस चार्ज डालेगा कि नहीं डालेगा, वही चीज़ है। तो PCl4 पे माइनस चार्ज। अब देखो P क्या कितना होता है 5, कितने लोगों से जुड़ा हुआ चार्ज, ऐसा 4, चार्ज कितना है इसके ऊपर -1, मतलब एक है तो -1, अब -1 मतलब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे -1, पूरे नीचे 2, तो 5 4 9, और ये माइनस माइनस मिलके +1/2, 9 1 10/2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 5। ठीक है, तो यानी ये क्या हो गया, फिर से ये बन गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो कैसे स्टेरिक नंबर बाय फॉर्मूले से कैसे करेंगे वो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब अगर आपको क्लियर है तो मैं कुछ आपको दे रहा हूँ इस पे बेस्ड क्वेश्चन, जो आप स्वयं क्या करेंगे करेंगे। ठीक है, चलिए लिखते जाइए आप। ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। चलिए इतना क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो अगर कोई भी डाउट हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे बताएं। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।